हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है बच्चों। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो बच्चों पहले बात करेंगे आखिर महाद्वीपीय रेल मार्ग होता क्या है। तो महाद्वीपीय शब्द समझ में आ रहा है, यानी वह रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों अंतिम छोरों को आपस में जोड़ता है, तो उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं या ट्रांस रेल मार्ग कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये महाद्वीप, जैसे आपको दिख रहा होगा मैप में कि किस तरीके से पूरे महाद्वीप में एक रेलवे बिछाया गया है ना। तो इस तरीके का हो ट्रांस साइबेरियन, इसमें बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। तो पहला पॉइंट याद ना बच्चों, ये यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप को आपस में जोड़ता है। दूसरा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9222 किलोमीटर, इतना लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तीसरा क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस देश में स्थित है और रूस द्वारा ही इसे बनाया गया है। इसके साथ साथ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो 1905 में हुई थी, रूस द्वारा की गई थी। और ये सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। दो इसके पत्तन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये रेल मार्ग साइबेरिया घने जंगलों से होकर गुजरता है। जो खनिज पदार्थ, कोयला और लोहा और शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं ना, इसी पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इतना महत्वपूर्ण ये परिवहन का साधन है। इसके साथ साथ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या करता है? दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है, यानी आने जाने के लिए दोनों ही इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म मतलब जो सड़क पर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ यह एशियाई देशों को पश्चिम के विकसित बाजारों तक जोड़ता है, ठीक है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में इसके प्रमुख जो पत्तन कह सकते हो यह स्टेशन है चीता मास्को कजार, ठीक है, इसके प्रमुख स्टेशन है। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग। अब बात करते हैं रेल पटरियां। आपने कभी नोटिस की होगी, रेल पटरियां जो होती है ना, ट्रेन की जो पटरियां होती है, उनकी चौड़ाई में काफी अंतर होता है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है बड़ी रेलवे लाइन, दूसरा होता है मानक रेलवे लाइन और तीसरा होता है मीटर रेलवे लाइन। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती है। पहले बात करते हैं बड़ी रेलवे लाइन की। तो बड़ी रेलवे लाइन होती क्या है बच्चों? जब दो पटरियों के बीच की दूरी जो है ना 1.5 मीटर होती है, तो उसे हम बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा चित्र में पटरी है, तो जब इस पटरी के बीच की दूरी क्या होती है 1.5 मीटर होती है, तो उसे हम बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मानक रेलवे लाइन, यानी दूसरा मानक रेलवे लाइन जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है ना, तो उसे हम मानक रेलवे लाइन कहते हैं। और तीसरा आता है मीटर रेलवे लाइन, यानी दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, तो उसे हम मीटर रेलवे लाइन कहते हैं। आप लोगों ने कभी शिमला उत्तराखंड जाओगे ना बच्चों, तो वहाँ मिनी ट्रेन होती है। तो मिनी ट्रेन के लिए इसी प्रकार के क्या होते हैं, मतलब रेलवे लाइन बिछाई जाती है, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने कभी रेलवे ट्रैक को कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब करना कि बड़ी रेलवे लाइन है, मीटर रेलवे लाइन है या छोटी रेलवे लाइन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्क कैनेडियन रेल मार्ग की विशेषता बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला तो ये अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में स्थित है। पहला तो याद रखना कि पार्क कैनेडियन से समझ में आ रहा है कनाडा देश में स्थित है। दूसरा, इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो 1886 यानी 1886 में इसकी स्थापना हुई थी पार्क कैनेडियन रेल मार्ग की। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, ये वैंकूवर मतलब वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, ठीक है ना। रूस में मतलब कनाडा में है, वैंकूवर को ये हैलिफैक्स से जोड़ता है। और ये कनाडा के औद्योगिक जो प्रदेश होते हैं ना, वो जिसमें पेरिस, एक मैंने आपको बताया पेरिस, ठीक है ना, मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है कि पेरिस क्या है, एक गेहूं की मतलब वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है। तो पेरिस गेहूं की पेटी और शंकुधारी वृक्षों को क्या करता है, ये भी परिवहन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है ना पार्क कैनेडियन रेल मार्ग जो है, ये मान तथा गेहूं का प्रमुख निर्यातक देश रहा है। और पार्क कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा देश की आर्थिक धमनी है, मतलब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना।
इसकी अब बात करते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस की विशेषता। तो बच्चों पहला तो याद रखिए ये पश्चिमी यूरोप का प्रमुख रेल मार्ग है, पश्चिमी यूरोप का प्रमुख रेल मार्ग है। इसके साथ साथ यह फ्रांस की राजधानी पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस, है ना। और इसका जब निर्माण हुआ था ओरिएंट एक्सप्रेस का, यानी लंदन, इसका जब निर्माण हुआ तो लंदन और इस्तांबुल के बीच की दूरी जो 10 दिन थी, ठीक है, वो केवल 96 घंटे रह गई थी। अब सोच सकते हो, क्योंकि उसे पूरा महाद्वीप को पार करके जाना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्टली बना दिया गया है, ठीक है, तो केवल 96 घंटे रह गए। और ओरिएंट एक्सप्रेस पश्चिमी यूरोप में सूअर का मांस, पनीर, जैतून का तेल और इन खनिजों का क्या करता है, परिवहन करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अब बात करते हैं जल परिवहन की आखिर विशेषता क्या होती है। तो पहला तो याद रखिए बच्चों, जल परिवहन में मार्ग का निर्माण करना तो जरूरी होता नहीं है, क्योंकि पानी में ही जहाज चलते थे, मार्गों का निर्माण करना जरूरी नहीं होता। दूसरा, इसमें विभिन्न आकार के जहाज क्या होते चलते हैं, यानी आकार को निश्चित नहीं होता, बड़े जहाज, छोटे जहाज और बड़े जहाज, इस प्रकार के विभिन्न आकार के जहाज इसमें चला करते हैं। तीसरा, ये भारी और स्थूल पदार्थ के परिवहन के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। अगर आपको देखो, जितने भी भारी से भारी वस्तुएं जो होती है वो जल परिवहन या जहाजों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वायु परिवहन तो नीचे आ जाएगा और स्थल परिवहन से संभव नहीं है, तो वायु जल परिवहन ही चाहे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जल परिवहन में घर्षण कम होने के कारण क्या होता है, इसमें ईंधन की कम खपत होती है, और इसके साथ जल परिवहन क्या करता है, प्रदूषण भी नहीं फैलाता, ठीक है, इतना डेवलप है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। तो देखो, जल के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम जल परिवहन कहते हैं, और जल परिवहन के मैंने पहले बताया था 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अंतःस्थलीय जलमार्ग और एक होता है महासागरीय जलमार्ग। अब चलो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे देखते हैं। अंतःस्थलीय जलमार्ग का मतलब क्या है, जो नदियों, नहरों, झरनों के माध्यम से होने वाले परिवहन को अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं, ठीक है ना, जो नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से होता है। नदियों में बहुत सारी नाव चलती है ना, तो वो भी तो एक परिवहन का साधन है। और एक होता है महासागरीय जलमार्ग, यानी महासागरीय जलमार्ग का मतलब क्या होता है, महासागर एवं समुद्रों के माध्यम से होने वाले परिवहन को महासागरीय जलमार्ग परिवहन कहते हैं। जो समुद्रों पे विभिन्न प्रकार के जो जहाज वहाज चलते हैं ना, उन्हें हम महासागरीय जलमार्ग कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्वेज नहर की विशेषता। तो नहर में आए ना, तो नदियों में आया तो स्वेज नहर के बारे में। तो देखो, स्वेज नहर क्या करता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, आपको दिख रहा है चित्र में, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1869 में मिस्र देश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और स्वेज नहर क्या है, 160 किलोमीटर लंबा है, 11 से 15 मीटर गहरा है, 11 से 15 मीटर गहरा है और 160 किलोमीटर लंबा है ये जो है स्वेज नहर। और स्वेज नहर से हर दिन यानी प्रतिदिन 100 जलयान क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। और स्वेज नहर उत्तर में क्या करता है बच्चों, एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट सईद, वो दक्षिण में क्या करता है, पोर्ट स्वेज से जोड़ता है, दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। और स्वेज नहर की दक्षिणी पूर्वी एशिया को पश्चिमी यूरोप से भी जोड़ता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ स्वेज नहर में कोई भी जल प्रबंधक तंत्र नहीं है, ठीक है ना, कोई भी जल प्रबंधक तंत्र नहीं है। और ये मिस्र देश द्वारा बनाया गया है, तो कॉमन सी बात है, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।